नमस्कार, जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी। स्ट्रेट टॉक में हर बार हम पॉलिटिकल या फिर सोशल कॉज से जुड़े मसले इस मंच पर से लेकर हाजिर होते हैं। कई बार आपसे भी जुड़ते हैं तो कई बार उन मसलों पर कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ते हैं ताकि ग्राउंड रियलिटी को हम जान सकें। आज के इस प्रोग्राम में पॉलिटिक्स और सोशल कॉज से इतर एक अलग मसला, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक खास पहलू जो है वो लेकर आए हैं, इस मंच पर से लेकर आए हैं। बात आज प्रकृति की एक बहुत अद्भुत देन की होगी, बात बांस की होगी। बांस का जिक्र दरअसल आजकल तब से भी हो रहा है जब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा है, और ऐसे में तब से प्लास्टिक का कहीं विकल्प क्या हो सकता है, बांस का उसके बाद ज्यादा कहीं बखान हो रहा है, इसकी बात ज्यादा होने लगी है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि बांस प्रकृति की अद्भुत देन है। संख्या हो, विविधता हो, इन सब की दृष्टि से किसी उगाए जाने वाले पौधे या फिर पेड़ के इतने उपयोग नहीं होंगे शायद जितने बांस के होंगे। आपके संज्ञान में यह बात होगी ही कि बांस की मानव जीवन में एक सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बहुत सुंदर भी है और उतना ही उपयोगी भी। बांस विशाल घासों कुल का एक पौधा जिसे कहा जाता है, जिसमें कलमों भूमिगत राइजोम से उत्पन्न होती हैं, कलमें जो हैं, और एक तरीके का ये झाड़ीनुमा होता है जिसकी प्रकृति वृक्ष की तरह होती है, और इस धरती पर यह सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला पौधा भी कहा जाता है। अब बांस के खेत में किसान जो हैं वो अन्य तरह की फसलों से भी कमाई करते हैं, और आज ये ज्यादा हो रहा है, आज ये ज्यादा चलन में है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार पहले भी कई तरीके के मिशन चला चुकी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यदि उसके आउटपुट की बात करें तो वो ज्यादा हमें नजर नहीं आया। अब एक बार फिर से बांस मिशन योजना जो लाई गई है उसके अकॉर्डिंगली 2022 तक उसकी जो एक प्रोडक्टिविटी है वो ग्राउंड लेवल पर दिखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जो कमाई है वो किसान कर सके, उनकी आय में बढ़ोतरी हो, ये जो एक टारगेट है वो सरकार लेकर चल रही है। इन योजनाओं में से राष्ट्रीय बांस मिशन एक है, और केंद्र सरकार ने साल 2018 में बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटाया था। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। ऐसे में इस फैसले के तहत आप चाहे तो बिना किसी रुकावट के बांस की खेती कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ निजी जमीन के लिए ही किया जा सकता है। जंगल की जमीन पर बांस की खेती या वहां से बांस की कटाई की छूट जो है वो नहीं दी गई। अब किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत को कम करने के लिए लगातार नए नए उपाय भी सुझाए जाते हैं। ये किसानों की जिम्मेदारी है कि खेती में खर्चों को कम करके आमदनी बढ़ाने वाले उपायों की खोज करें। कैसे किया जा सकता है, इस पर मंथन करना जरूरी है। इस मामले में कृषि विशेषज्ञ ऐसी फसलों की खेती करने की अक्सर सलाहें देते हैं जो ज्यादा टिकाऊ हो, जो ज्यादा अच्छी आमदनी देने वाली हो। बांस की खेती भी ऐसा ही एक जरिया है जिसके साथ दूसरी फसलों की खेती करने पर आमदनी दोगुनी हो जाती है। जिंजर, टर्मरिक फार्मिंग के साथ मेड़ों पर बांस की खेती करने पर कई गुना लाभ मिल सकता है। बैम्बू फार्मिंग के लिए केंद्र सरकार भी फाइनेंशियल ग्रांट्स दे रही है, जिससे खर्च कम और आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी पिछले कुछ समय बांस की खपत भी काफी बढ़ी है। ऐसे में बांस की को क्रॉपिंग ऑफ बैम्बू करके अच्छी आमदनी हो सकती है। अब वैसे तो बांस एक सदाबहार फसल है जिस पर किसी मौसम का कोई असर नहीं, लेकिन इसकी रोपाई के लिए जुलाई यानी कि मॉनसून का समय बेहतर रहता है। ऐसे में इसकी खेती से अच्छी आमदनी लेने के लिए जरूरी यह है कि इसकी उन्नत किस्मों का ही चुनाव किया जाए। दुनिया भर में बांस की 136 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन 10 प्रजातियों की खपत ही सबसे ज्यादा होती है। भारत में बांस की 2 प्रजातियां कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं, जिसमें बैम्बूसा एरेंडेनेसिया और दूसरी है डेंड्रोकैलामस स्ट्रीट्स किस्म। इसकी रोपाई के लिए पौधे नर्सरी बनाकर तैयार करने चाहिए, और किसान चाहे तो किसी प्रमाणित नर्सरी से खरीदकर इसकी रोपाई भी कर सकते हैं।
कहा जाता है कि इसकी अच्छी बढ़वार के लिए समय समय पर कटाई छटाई की जरूरत रहती है और एक बार रोपाई करने पर पहली फसल 3 से 4 साल में तैयार होती है। और बांस के साथ ऐसी फसल की खेती करना बड़ा फायदेमंद रहता है, जो छायादार इलाके में अच्छा प्रोडक्शन भी देती है, उत्पादन भी देती है। कहते हैं कि किसान चाहे तो बांस के साथ अदरक हल्दी की सह फसली खेती भी कर सकते हैं और बंजर जमीन को हरियाली से भरने के लिए बांस की खेती मिसाल के तौर पर आज काम करती है। कहा जाता है कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र 342.24 लाख हेक्टेयर का करीब 31% यानी कि 105.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बंजर भूमि की श्रेणी में आता है। तो ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर बंजर भूमि विकास के कार्यक्रम भी इस वक्त चलाए जा रहे हैं। हालांकि आज हम अपने खास मेहमान द्वारा उनसे इन सब जो अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं उनसे जानकारी हम ये जरूर लेंगे, क्योंकि माना जाता है कि 2 दशक पहले समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम भी शुरू किया गया और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 10 जिलों में व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया। बंजर भूमि पर इस तरीके की खेती की जा सकती है जो कम मेहनत में किसानों को मुनाफा दे, तो बांस सबसे उपयुक्त है। बांस की खेती इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण कहा जाता है। जो किसान बंजर भूमि या जलवायु परिवर्तन से परेशान होकर किसी तरह की खेती करने में असमर्थ हैं, वो बांस की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। कृषि विभाग बंजर भूमि पर बांस की खेती पर अगर ध्यान दें तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन किया क्या कुछ जा सकता है, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बांस की खासियत क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि इस समय 136 बांस की प्रजातियों की खेती की जाती है, जिनमें से 125 स्वदेशी हैं और 11 विदेशी। तो कृषि मंत्रालय की वेबसाइट कहती है कि भारत जो है वो हर साल 13.96 मिलियन टन बांस का उत्पादन करता है। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि गैर वन शासकीय और निजी क्षेत्र में बांस के वृक्षारोपण के क्षेत्र में वृद्धि करना है आपको। कृषि आय के पूरक के लिए भूमि और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाना है और उसके लिए योगदान देना है। तीसरा उद्देश्य है उद्योगों के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल की आवश्यकता की अवेलेबिलिटी के लिए बांस की खेती को बढ़ावा देना है। तो मुख्य रूप से किसानों के खेतों घरों में इसका वृक्षारोपण ये जरूरी है। पांचवा उद्देश्य है सामुदायिक भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और सिंचाई नहरों, जल निकायों पास बांस की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश करना है। और सरकार जिस तरह से इस क्षेत्र को लेकर काम कर रही है, आने वाले टाइम में बांस किसानों के लिए एक बेहद अच्छा अवसर आने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ा मूल सवाल कि अब तक सिर्फ बांस की जब बात आती है, इसकी जब खेती की बात आती है, तो भारत अभी तक कहा जाता है कि सिर्फ आयात की ही स्थिति में है, निर्यात की स्थिति में क्यों नहीं है। आज इस मंच पर से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और इससे जुड़े और भी जो सवाल हैं उसका भी मंथन आज हम करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जो आज खास इस विषय पर हमसे बातचीत करेंगे, क्योंकि खुद भी ऑन ग्राउंड बांस की खेती में वो काफी एक्टिव भी हैं, बांस की खेती कर रहे हैं और सोशल एजुकेटर हैं, सोशल एनवायरमेंटल सोशोलॉजिस्ट हैं और सोशल एजुकेटर होने के साथ साथ तमाम विषयों पर इससे पहले भी वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अद्भुत और सदाबहार है बांस, #बैम्बू फार्मिंग पर आज बात। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। ऐसे कई कारण हैं जिनसे लोग स्थायी जीवन शैली का उपयोग करने पर विचार करना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक ये है कि हमारे गृह और उसके निवासियों का आखिर स्वास्थ्य ये कैसा है। इस पर काफी महत्वपूर्ण ये एक महत्वपूर्ण एंगल है और इस पर विचार करने योग्य एक विचारणीय पहलू है। सौभाग्य से बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो बिना संसाधनों के कहे जा सकते हैं कि बहुत अधिक उगाए जा सकते हैं, और इनमें से एक है बांस, जिसका जिक्र आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं।
ब्रेक में जाने से पहले मैं जिक्र प्रोफेसर विनोद चौधरी जी का कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे अहम मसलों पर वो हमारे साथ प्रमुखता से उन विचारों को रख चुके हैं, आपके समक्ष रख चुके हैं, आप उन्हें बहुत बेहतर जानते भी हैं। सबसे पहले सर का हम स्वागत करना चाहेंगे प्रोफेसर विनोद चौधरी जी, जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, एनवायरमेंटल सोशोलॉजिस्ट हैं। और क्योंकि आज जब हम बांस की बात कर रहे हैं, बांस की उपयोगिता, बांस की खेती की बात कर रहे हैं, तो खुद भी इस वक्त तो बांस की खेती में काफी एक्टिव हैं। इस वक्त जहां से हम उन्हें कवर कर रहे हैं वो खुद वहां पर मौजूद भी हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर विनोद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार, मुझे मौका देने के लिए, बांस के बारे में बात करने के लिए और खासकर पर्यावरण के जो इम्पोर्टेंट इश्यू हैं उन पे हम आज बात करेंगे। एग्जैक्टली सर, क्योंकि वी फील कि जब से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की भी चर्चाएं हो रही हैं, तो चर्चा जो है वो बांस की भी हो रही है। और हाल ही के वक्त में क्योंकि आयात ज्यादा, निर्यात क्यों है कम, ये एक ऐसा सवाल है जो हर बार बांस की खेती के साथ जुड़ा ही रहता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज जब एक बार फिर से बांस, क्योंकि प्रचलन में तो हमेशा से रहा है, चर्चाएं ही कम होती हैं जब खेती बाड़ी की बात आती है, तो क्योंकि इस वक्त आप भी बांस की खेती करने में काफी अभी बिजी हैं और काफी एक्टिव भी हैं, तो सोचा चलिए क्यों ना इस मुद्दे को उठाया जाए इस प्रोग्राम में और आपसे बातचीत की जाए। चलिए सर, चर्चा को हम बढ़ाते हैं। विनोद सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बांस को एक गजब का पौधा क्यों कहा जाता है? क्यों बांस एक सस्टेनेबल लिविंग के लिए, सस्टेनेबल कहीं पर्यावरण के लिए भी, सस्टेनेबिलिटी के लिए भी क्यों इसे बहुत उपयुक्त माना जाता है? क्यों इसे इतना सुटेबल माना जाता है? वो इसलिए माना जाता है कि ये एकमात्र पौधा है धरती पे एक वरदान के तौर पर जो कहीं पर भी उग सकता है। इसमें कोई भी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होता है और इसमें किसी भी जमीन में, खारे पानी में, मीठे पानी में, पथरीली जमीन में, रेतीली जमीन में, काली मिट्टी में, अब जैसा जमीन और जैसा पानी आपके पास है सब में उग सकता है। और इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि एक बार जब जड़ें पकड़ लेता है तो हवा से पानी लेके जमीन में भी छोड़ता है। तो जैसे पंजाब में वाटर क्राइसिस आ रहा है, बोल रहे हैं कि डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, राजस्थान जैसा माहौल हो जाएगा, और राजस्थान में तो है ही ऐसा माहौल। तो उससे बचने का एकमात्र तरीका है कि हम बड़े लेवल पे बांस की खेती करें। और आज के दिन 70 से 72% जो हमारा बांस है वो विदेश से हम इंपोर्ट कर रहे हैं जी। तो इतनी बड़ा देश है हमारा, यहाँ पे जमीनों की कोई कमी नहीं है। बंजर भूमि तो जैसे आपने बताया बहुत ज्यादा है जी। तो अगर हम खेतों की मेड़ों पे और बंजर भूमि में बांस की खेती करें तो ये हमारी इकोनॉमी की काया पलट कर सकता है। हमारे देश के लिए अरबों डॉलर जो हम विदेश में दे रहे हैं उनको भी बचा सकते हैं। इसके साथ साथ में किसानों की आय भी 1-2 गुना नहीं 6-7 गुना भी हो सकती है और हर किसान इसमें एंटरप्रेन्योर बन के उभर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि एक खेत, एक किसान, एक मशीन और एक प्रोडक्ट का बातचीत हम आगे करें ताकि हर किसान अपना एक प्रोडक्ट बना के बेचे, वैल्यू एडिशन करके बेचे और वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी इससे कमाए, इसके साथ साथ में वो रोजगार भी पैदा करे। प्रोफेसर विनोद सर, क्योंकि इस वक्त आप जहां पर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, वहां पर बांस की खेती में आप काफ़ी समय से लगे हुए हैं और वी फील कि आपकी एक टीम जो है वो इसकी प्रोडक्शन पर, इसकी पैदावार पे काफ़ी समय से लगी हुई है। वी फील कि आपके कुछ टारगेट्स भी हैं, थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं। मैं चाहता हूं कि इस साल कम से कम, पिछले साल हमने 40,000 के करीब पौधे लगाए थे बांस के और इस साल हमारा टारगेट था 1 लाख पौधों का, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2.5 लाख पौधों तक हम पहुंच जाएंगे क्योंकि अलग अलग जगह पे बड़े किसान, छोटे किसान, मेड़ पे लगाने वाले किसान, सब किसान हमें अप्रोच कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हर खेत में चाहे 10 पौधे ही क्यों ना लगे लेकिन लगे ताकि किसान उससे रेगुलर इनकम ले सके। अगर 10 पौधे भी लगते हैं तो किसान का सालाना 15 से 20 हजार रुपया इनकम तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा हो सकता है और उसकी खुद की जरूरत होती है। जैसे अपना पशुओं के लिए छप्पर बनाना है, उसको खेत में झोपड़ी बनाना है, बाड़ लगाना है खेत के चारों तरफ, या फिर उसको सब्जियों की खेती के लिए बांस चाहिए, तो हजारों रुपए का बांस तो किसान ही खरीदता है, तो वो भी उसका पैसा बचेगा। इसके अलावा वो मार्केट में बेच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें किसानों को जरूर एंटर करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि किसान बांस को क्यों लगाए वो इसलिए लगाए क्योंकि बांस के हर डंडे पे पैसा लटका होता है।
अगर आप एक डंडा 50 फीट का भी आता है तो 300 से 400 रुपए मार्केट वैल्यू है आज के दिन। अगर हम 100 रुपए भी लगाएं किसान के खेत से धूप में भी अगर हो जाएगा तो भी एक पौधा उसको 10,000 रुपए कम से कम देगा। जी। तो ये पैसे की बचत करने वाला पौधा है। उसके साथ साथ में उसके पर्यावरण को भी बचाएगा, पशुओं के लिए चारा भी देगा, उसको अचार मुरब्बा बनाने के लिए भी ऑप्शन देगा। इसके अलावा इसकी प्रोडक्ट की रेंज बहुत लंबी है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिक्र हम जैसा हमें जानकारियों में मिलता है हर बार के बांस की जो प्रजातियां हैं वो 136 हैं और इस तरीके से कई जो प्रजातियां विदेशों की भी हैं उसका भी इस्तेमाल अभी ग्राउंड लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। प्रोफेसर विनोद सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारत में इस वक्त बांस से जुड़ी जो किस्में हैं उन किस्मों में से कितना का उपयोग अभी फिलहाल यहाँ पर होता है और जो इस बांस के जो पौधे हैं वो कितने सालों तक उत्पादन जो है उसका लिया जा सकता है? क्योंकि कहते हैं कि एक बार इसकी अगर पैदावार की जाती है तो 3 या 4 साल बाद इसकी जो एक प्रोडक्शन है उसको वो प्रोडक्शन के लायक हो जाता है एंड देन उसके बाद इसकी उत्पादकता जो है वो कितनी और ज्यादा बढ़ जाती है। एक बार लगाने के बाद में ये 70 से 100 साल चलता है पौधा। अच्छा। और 70 साल अगर कोई पौधा चल रहा है तो वो मानिए कि 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां एक किसान की उसमें निकल जाती हैं। अच्छा। और उसके बाद में भी इसके बीज आएंगे, फिर वो बीज गिरेंगे, फिर पौधा बन जाएगा। तो ये अच्छा। मानिए कि ये असीमित समय के लिए चलेगा, हजारों सालों के लिए चलने वाला पौधा है। और ये किसान को हर रोज इनकम दे सकता है, हर पल इनकम दे सकता है। इसके साथ साथ में उसके पर्यावरण को सुधार सकता है और किसान की बाढ़ को सुरक्षित करने के लिए बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि वो पशुओं से परेशान रहता है या बाहर से गर्म सर्द हवाएं आती हैं जिसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं। तो एक बेहतरीन विंड ब्रेकर भी है, हवा को टकरा के अपने पास में रोक लेता है। इसके अलावा जानवर जो बहुत ज्यादा घूम रहे हैं आजकल उनसे भी उनकी सुरक्षा करता है। इसके साथ में बाढ़ कभी भी किसान को पैसा नहीं देती है, पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी बाढ़ है, अगर आप गहरे पौधे लगा दें बाढ़ पे तो उसके पैसे भी बचाएगी, अंदर की फसलों को भी सुरक्षित रखेगी और किसान को खेत में नमी भी बना के रखेगी। और इसका एक और अच्छा चीज है, ये लगभग 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर भी कम कर देता है खेत का यदि इसको थोड़ा गहरा लगाए। जी। केंद्र सरकार की ओर से बांस मिशन ये सामने लाया तो गया, लेकिन जहां तक इसके रोपण की बात है, रोपण के बाद इसका असर जो है वो कितना देखने को मिला, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जिक्र लगातार इस प्रोग्राम में करेंगे प्रोफेसर विनोद चौधरी से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। अद्भुत और सदाबहार है बांस, हैशटैग बैम्बू फार्मिंग की आज बात प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में और सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो लकड़ियों के उत्पाद का बढ़ावा देकर प्लास्टिक के सामान से लोगों की निर्भरता कम की जा सके, ऐसा एक उद्देश्य है और ऐसे में इसका बाजार आसानी से उपलब्ध हो, छोटे किसानों के लिए आने वाले समय में बाजार बड़ा हो, बांस की पैदावार ज्यादा हो और आयात से ज्यादा निर्यात हम ज्यादा करें, आज सरकार का टारगेट यही। लेकिन इन तमाम मकसदों को, इन तमाम उद्देश्यों को हासिल करने से पहले कुछ अहम सवाल जिनका आज जिक्र हम इस प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं और इस विषय के जरिए कर रहे हैं। प्रोफेसर विनोद चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट हैं, कई अहम मसलों पर हमसे पहले भी बातचीत कर चुके हैं। प्रोफेसर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले आपने जिक्र किया था इन बिटवीन, जब बांस और किसान दोनों की बात कर रहे थे कि किसानों को बांस की खेती क्यों करनी चाहिए, इस सवाल के बाद ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि खेती करने से पहले, यदि किसी किसान को खेती करनी भी है तो खेती शुरू करने से पहले उसे क्या जान लेने की जरूरत है। बकौल कुछ किसान और कुछ ऐसे लोग जो खेती करना चाहते हैं बांस की, उनका भी अक्सर एक सवाल रहता है, एक आम सवाल रहता है कि सभी जानकारियां हासिल हो जाती हैं लेकिन अंत में खेती कर, उसकी पैदावार कर, उसे बेचना कहां पे है, ये एक सबसे बड़ी समस्या रहती है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, थोड़ा सा इलाबोरेट करें इसे। बांस को बेचना बिल्कुल आसान काम है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग हर तहसील में बैम्बो की भट्टियां बनी होती हैं। भट्टी मतलब बांस को स्ट्रेट करना, ट्रीट करना, उसको साइज में काटना और फिर बेचना। ये काम लगभग हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक दो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। मेरे आसपास में भी कम से कम 7 या 8 फैक्ट्री हैं, जिनमें 4 से 10 ट्रेलर जो लंबे वाले 50 फीट के होते हैं उनका डिमांड पर मंथ रहता है। और जो नॉर्थ ईस्ट या बिहार या झारखंड से वो
जी। मंगवाते हैं। हाँ। इसका मतलब है अगर हम नॉर्थ इंडिया में खेती करेंगे तो डिमांड की यहाँ पे कमी नहीं है। ओके। और अभी डिमांड की शुरुआत हुई है क्योंकि एक तो लकड़ियां काटने पे बैन लग गया है, तो अच्छा। लकड़ी से जो कुछ भी बनता था अभी वो बांस से बनेगा। लकड़ी का हाँ, टोटल रिप्लेसमेंट बैम्बो है। बैम्बू है। उसके बाद में जो अखबारी कागज है, अखबार का कागज हम पूरी तरह विदेश से इंपोर्ट करते हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, चाइना, वियतनाम वगैरह से, जी। जो बांस से बना होता है। तो अभी बांस के ऊपर जो निर्भरता है कागज इंडस्ट्री की, वो बहुत ज्यादा हो रही है और विदेश से इंपोर्ट वो नहीं करेंगे अगर हमारे पास बांस होगा तो यहाँ पे फैक्ट्रियां लग रही हैं धीरे धीरे। उसके बाद प्लास्टिक का टोटल रिप्लेसमेंट भी बांस है। तो प्लास्टिक के बहुत सारे उत्पाद जैसे डिस्पोजल आइटम हम इस्तेमाल करते हैं, तो बैम्बू के छिलके उतरते रहते हैं, उनसे हम डिस्पोजल आइटम, कप, प्लेट, कटलरी, चम्मच और ये जो यूज एंड थ्रो वाले चीजें हैं वो, प्लस बांस की बोतल, बांस का फर्नीचर, जितना भी लकड़ी से फर्नीचर बनता है वो सारा बांस से बन सकता है और बन जी। रहा है अभी, जी। जिसकी अच्छी कीमत है। जी उसके बिल्कुल बाद प्रोफेसर साहब, घर हाँ भी बांस से बिल्कुल बन- आई एग्री विद ऑल दिस थिंग। क्योंकि हम जब छोटे और मझोले किसानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा कि एक आम व्यक्ति को भी यदि अपने गांव जाकर खेतों में बांस की खेती इसकी शुरुआत करनी है, वही कैसे बेचना, कहाँ पे, एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक सरकारी वेबसाइट पर मौजूद है उससे तर एक क्लस्टर अप्रोच का होना भी यहाँ पर जरूरी है, ताकि छोटे छोटे सवालों का जो जवाब है उन छोटे और मझोले लोगों को भी मिल जाए, उन किसानों को भी मिल जाए? जी, इसके लिए सिंपल तरीका ये है कि किसान अपना एक क्लस्टर बनाए। जैसे मैंने अपने गांव के आसपास में क्लस्टर डेवलप कर रहा हूँ, किसानों अच्छा। को कन्विंस किया कि आप अपने खेत में बांस लगाइए ठीक और है। जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जहाँ पे बेचना है, क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है, हाँ हाँ। वो सब मैं वहां पे हेल्प कर रहा हूँ। ओके। अगर किसी और गांव में भी वो क्लस्टर बनाना चाहेंगे तो वहां पे भी मैं हेल्प करूंगा, और हमारे बॉटनी के प्रोफेसर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, वो भी इसमें हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी इसमें हेल्प कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि इससे क्या क्या प्रोडक्ट और किस तरीके से बनाएं। तो मार्केट की इसमें दिक्कत नहीं आई है। जहां बांस दिख गया वहां पे व्यापारी अपने आप पहुंच जाएगा। आपको बांस एक ऐसा पौधा अपने खेत में लगा दिया तो आपको घर पे आके कोई व्यापारी पैसे देके जाएगा। तो इसमें बेचने का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आना है, लेकिन आपको अच्छी वैरायटी लगाना चाहिए, डिजाइन में लगाना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि इस वैरायटी का आप आगे क्या करने वाले हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई किसान अपने कृषि के यंत्र जो बनते हैं, जैसे कसिया है, कुलाड़ी है, रुम्बा है, हाँ इन हाँ। सब के जो डंडे हैं या खटिया के जो पलंग बनाना चाह रहा है तो वो जी। न्यूटन बैम्बो लगाए। ओके। अगर उसने कोई और चीज लगा लिया है और वैरायटी लगा लिया है तो वो नहीं बना पाएगा। अगर किसी को बोतल लगाना है तो मोसो या जो जेजेंटिस है या जैसे मोटे वाली वैरायटियां हैं वो लगाए। तो स्पेसिफिक वैरायटी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हिसाब से लगाए, और इसमें जितना वो डाइवर्सिफाई करेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेचने का तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। दिक्कत ये है कि हमारे पास 70% जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा किराया, बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट हम पैदा कर रहे हैं, और इतना लाखों करोड़ का हम अपना जो देश का पैसा है वो विदेशों में दे रहे हैं। 1.25 लाख करोड़ का हम करीब अखबारी कागज खरीद रहे हैं। और इसका एक और अच्छा उपयोग अभी चालू हो गया है, क्योंकि मैं पहले टेक्सटाइल इंजीनियर भी था, तो इसके कपड़े बहुत खूबसूरत बन रहे हैं, और उन कपड़ों का जो डिमांड है नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसकी टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई होती है कॉटन के मुकाबले में, तो इसके कपड़े बनाना बहुत आसान भी है। तो ये एक नया मार्केट ओपन हो रहा है। इसके अलावा इसके जो घर हैं, जो कॉटेजेस हैं 5 स्टार होटल में है, 7 स्टार होटल में है, इसके अलावा जो आउटिंग के लिए जो स्पेसेस बनाए जाते हैं वो सारे के सारे बैम्बो से डिजाइन हो रहे हैं अभी। हाँ, और वो तो काफी वहाँ पे खूबसूरत भी लगते हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और जल्दी आप मेरे खेत में भी इसको देख पाएंगे। वाओ, ग्रेट सर। सर, क्योंकि अभी आपने बांस की कुछ प्रजातियों की भी बात की है, ये बांस की जो सबसे अच्छी एक कहें स्पीसीज होती है, सबसे अच्छी प्रजाति, वो कौन सी होती है? देखिए, जो सबसे ज्यादा पैसे देने वाली प्रजाति है वो है बालकोआ। अच्छा। बालकोआ भारत की ही वैरायटी है और यहीं पे डेवलप हुई है। इसका जो मदर प्लांट है उसको कटिंगा बोलते थे, जिसमें कांटे मतलब डंडियां एक्स्ट्रा निकली होती थी और वो फंसते थे। अच्छा। वो सुधार करके ये पौधा बनाया गया है जो बहुत ही मजबूत है
हाँ। और स्टील से भी 2.5-3 गुना ज्यादा मजबूत होता है ये। तो अगर आप इसका घर बनाते हैं या कुछ और चीजें बनाते हैं तो स्टील के मुकाबले में बहुत सस्ता भी पड़ेगा हम्म। और इसके जो फायदा है वो आपको ज्यादा मिलेगा। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अभी अभी हिसार जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हम्म। वहां पे एक घर बना है, बांस की फटियों से उसका लेंटर डाला गया है और 30% उसमें लोहे के सरिये इस्तेमाल किए गए हैं। हम्म। तो आप सोच सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उसने पैसा वहां पे बचाया है और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है। आईआईटी दिल्ली में भी कुछ प्रोफेसर्स हैं जो बांस की बिल्डिंग बनाने के ऊपर कार्यरत हैं और जल्दी ही उसके डिजाइन वगैरह मार्केट में आने की संभावना है। हम कह सकते हैं कि पैदावार भी एक बहुत ही सीमित संसाधनों से की जा सकती है और उसके बाद बाकी जो और प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो भी कम संसाधनों से ही हम बनाकर अच्छी जो एक प्रोडक्टिविटी है, वो जो अच्छा एक प्रोडक्शन है वो हम हासिल कर सकते हैं, आउटपुट जिसे कहते हैं। प्रोफेसर साहब, यहाँ से मैं एक जानना चाहूंगी, एक सवाल है, क्योंकि कम पानी की आवश्यकता के बावजूद के कारण इसे हम कहते हैं कि बंजर जमीन पर आसानी से उगा सकते हैं। आई वांटेड टू नो कि क्या इसका हर तरीके की जलवायु और मिट्टी में उपयोग किया जा सकता है, इसकी पैदावार की जा सकती है? अमूमन किस तरीके की मिट्टी इसके लिए जो होती है वो सुटेबल होती है? देखिए, बांस एक ऐसा पौधा है जो हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के बावजूद जो पहला पौधा उगा था वो बांस था। तो इसको किसी भी किस्म की मिट्टी सूट करती है, जैसा मर्जी पानी हो, खारा है, मीठा है, सीवेज का पानी है, गंदा पानी है, सॉल्ट जो निकल जाता है कई जगह पे, सिल्टिंग हो जाती है खेतों में, तो सब जगह पे ये कामयाब है। पथरीली जमीन में भी कामयाब है, हिमाचल में भी हमने लगाए हुए हैं। अच्छा। तो हर जगह पे ये कामयाब है, इसमें ये सोचने का जरूरत नहीं। बांस के लिए बोलते हैं जहां घास उग जाएगा वहां पे बांस उग जाएगा। अच्छा। हाँ, और जहां पे घास नहीं भी उगेगा वहां पे भी बांस उग जाएगा। अच्छा। इसलिए हमारे बीएसएफ के जवान जो हैं वो हमारा राजस्थान की सीमा, बाड़मेर, जैसलमेर, इस सीमा के ऊपर भी बांस की 1 किलोमीटर चौड़ी पट्टिका लगाने के लिए लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि वो भी जल्दी ही उभर के सामने आए। तो जो खराब से खराब रेतीली खराब जमीनें मानते हैं उनमें भी ये पैदा होता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ऐसा गंभीर खतरा है जो 2026 को 0 ईयर माना गया है। वहां पे हमारी फसलें लगभग 0 पे भी आ सकती हैं किसी भी टाइम। गर्मी की वजह से अब की बार भी फसलें बहुत ज्यादा तबाह हुई। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन बैम्बो है। किसानों ने अगर अपने खेत की मेड़ पे चारों तरफ बैम्बो लगाए हुए हैं तो उसको अंदर ठंडी हवा जाएगी और जो गर्मी का प्रकोप है उससे वो बच जाएंगे। इसके साथ साथ में हमने एक मॉडल अडॉप्ट किया है जिसको हम बोलते हैं पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर या पायदार कुदरती निजामे काश्तकारी, PQNK। इस मॉडल पे हम खेती करते हैं अंदर की तरफ। तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम पानी, बहुत कम ट्रैक्टर और बहुत कम सीमित संसाधनों में हम ज्यादा अच्छी और ऑर्गेनिक पैदावार ले सकते हैं बिना किसी केमिकल के। तो ये हमने मॉडल विकसित कर रहे हैं। मैं किसानों के लिए क्या कर रहा हूँ कि उनको 20, 30, 50 किस्म के मॉडल बना रहा हूँ और उसमें से वो अपने हिसाब से सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ और वो उसमें से कोई भी मॉडल को कॉपी मार दे। मैं कोई कॉपीराइट लेने के लिए नहीं चाहता इसमें। तो वो किसान उसमें कॉपी मारे और उसको अपने खेत में इम्प्लीमेंट करे। अगर उसको कोई परेशानी आ रहा है तो हमारा टीम है फार्मर्स का जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो उन टीम में से कोई किसान उनके खेत में जाएगा और उसको हेल्प करेगा। तो मैं भी उनसे बातचीत करता रहता हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सेमिनार वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। और मैंने एक छोटा नर्सरी भी अपने खेत में डेवलप कर दिया है ताकि किसानों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो। अभी आगे मेरा मेन फोकस है कि कुछ ऐसे डिजाइन डेवलप किया जाए जिसमें किसान मैक्सिमम प्रॉफिट ले। जैसे मैंने अभी 1 एकड़ में 900 पौधे लगाए हैं, 900, और 900 पौधे में से अगर एक पौधे में 20 से 30 डंडे निकल जाते हैं, अगर उसको मैं मानूं कि 10 डंडे ही काटना है तो 9000 डंडे हो गए। और मार्केट में एक जो 50 फीट का बांस का डंडा है उसकी कीमत अभी 300 से 600 रुपए के बीच में है। हम मानते हैं कि हमें 100 रुपए ही मिलेगा तो भी 9 लाख रुपया पर एकड़ का इनकम होता है। अभी 9 लाख एकड़ भी किसान को ज्यादा लगता है कई बार कि इतना तो असंभव लगता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि 50 रुपए में ही आपका डंडा जा रहा है तो भी उसको 4.5-5 लाख रुपया कहीं नहीं गया। तो किसान इसमें वैल्यू एडिशन करे, शुरुआत चाहे थोड़े से करे, अपने जमीन के 10वें हिस्से से कर ले और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाता रहे, अपना मार्केट डेवलप करता रहे और जो आसपास के किसानों के ग्रुप है उनसे भी जुड़ा रहे ताकि वो एक दूसरे से जानकारियां लेके अच्छी वैरायटी को अपने खेत में डेवलप कर पाए। डेफिनेटली सरकार द्वारा इससे पहले भी, क्योंकि इसकी खेती पर कुछ मिशंस लाए गए, धरातल पर उसका क्या असर रहा
और आगे आने वाले जो मिशन है उसका धरातल पर क्या असर रहेगा और उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कुछ फोकस डेवलपमेंट प्लान्स मॉडल जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया है, वैसे किस तरीके के मॉडल्स लाए जाने की जरूरत है, इन सबका भी जिक्र करना जरूरी है। और उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यापारिक दृष्टि से अभी तक स्थिति क्या है भारत की पूरे वर्ल्ड में, इसका जवाब जाना भी बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, कहीं मत जाइएगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और व्यूअर्स के साथ साथ प्रोफेसर विनोद चौधरी जी का भी हम स्वागत करेंगे, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजिस्ट। सर एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपका। और क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले व्यापारिक दृष्टि से और सरकार द्वारा लाए गए अब तक के मिशंस और धरातल पर उसका किस तरीके का इम्पैक्ट रहा है और आगे भी किस चीज की जरूरत है ताकि बैम्बू फार्मिंग जो है ये ज्यादा से ज्यादा हो और आयात की जगह निर्यात भारत ज्यादा कर सके, क्योंकि चीन के बाद हम कह सकते हैं कि भारत में ही सबसे ज्यादा, भारत इसका सबसे बड़ा जो है वो देश है जहां पर बांस की खेती होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि किसान बांस की खेती करने से भी कतराते नजर आए। वी फील कि इतनी सारी असीम संभावनाओं के बावजूद भी भारत की अब तक की सिचुएशन जो है वो ऐसी क्यों रही है? थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाए तो वो जो सिचुएशन है उसका जिक्र आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसियां तो बहुत अच्छी बना लेती है, हाँ। लेकिन उसमें बहुत सारे गैप्स रहते हैं। ठीक है। जैसे क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है कि गवर्नमेंट ने बैम्बो मिशन में प्लानिंग किया कि हम पर पौधा 120 रुपया किसान को सब्सिडी के तौर पे देंगे। हाँ, वही लेकिन चीज। अगर तो ये दातल पे मिल रहा देखेंगे, है? नहीं मिल रहा है। ओके। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सरकारों को थोड़ा ओपन होना हम्म। पड़ेगा इस बारे में। हम्म। और जो हम जैसे लोग हैं, किसान हैं, जिन्होंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, उनको थोड़ा खुले दिल से योगदान देना होगा, क्योंकि वो प्रकृति भी बचा रहे हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड भी सोख रहे हैं, आपको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं फ्री में, उसका कार्बन क्रेडिट भी वो नहीं मांग रहे हैं। और बांस का कार्बन क्रेडिट तो बहुत ज्यादा बनता है, जो आप किसानों को अगर पर एकड़ 50,000 रुपए भी दिया जाए कार्बन क्रेडिट के लिए तो कम है। तो ठीक है। सरकार को चाहिए कि जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी नोडल ऑफिसर उन्होंने नहीं बनाया हुआ है। कोई भी नोडल ऑफिस ऐसा नहीं बनाया जिसमें जाके किसान बोले कि मैंने बांस लगा लिया, आप जाके मुझे सब्सिडी दे दीजिए। हम्म। और उन्होंने कहीं पे भी ऐसा कोई हेल्पलाइन नहीं बनाया है जिसमें किसान जाके अपना फॉर्म सबमिट करवाए और उसको सब्सिडी मिल जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा पॉलिसी बनाया, लेकिन स्टेट को उस पॉलिसी को अच्छे से अडॉप्ट करके और किसान को जल्दी से जल्दी हेल्प करना होगा। उसी के बाद में बहुत सारे पौधे लगेंगे। और जो आप बोल रहे थे कि हमें एक्सपोर्ट में आना चाहिए, एक्सपोर्ट हाँ। से पहले हमें लाखों हेक्टेयर में पौधे लगाने पड़ेंगे अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए। और अगर हमने ये नहीं लगाए तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तो डिप्लीट होगा, खत्म होगा, लेकिन उसके साथ साथ में हमारा जो पर्यावरण की स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा असंतुलित हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सरकार है हर स्टेट की, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, जहां पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पे नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें और वो ओपन हैंड से किसानों को रिसीव करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको पौधे उपलब्ध करवाएं और उनको खासकर फंडिंग देना चालू करें, जो 120 रुपए का वादा उन्होंने किया है। मैं देख रहा हूं कि 2-2 साल से किसान घूम रहे हैं और उनको कोई जगह नहीं मिल रही जहां पे जाके वो अपनी बात रख पाए कि मुझे सब्सिडी दिया जाए। तो इसलिए अच्छा ये होगा कि पॉलिसी को खुला रखा जाए और जो इस मसले पे काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, किसान हो या कोई दुकानदार हो, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि एक बिजनेस मॉडल भी ये उभरे और जितने भी बांस किसान उत्पादन में लेके आए उनको तुरंत इंडस्ट्री भी मिल जाए। तो अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा सक्सेस मिशन होने वाला है। और एक और अच्छी बात इसमें आई है कि बांस से तेल बन सकता है, मतलब एथेनॉल। एथेनॉल वो तेल है या वो एक फ्यूल है जो हम गाड़ियों में, ट्रैक्टर में या जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल हैं, जनरेटर्स हैं, सभी जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। फ्लेक्स इंजन का मतलब होता है कि उसमें डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप फ्लेक्स इंजन के आगे गाड़ियां खरीदिए और उसमें पेट्रोल से आधी कीमत में पड़ने वाला एथेनॉल आप इस्तेमाल कीजिए, तो वो एक चीज रहेगा। और उसके लिए सरकार को एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों को फंडिंग देना पड़ेगा और उसमें एक टेक्नोलॉजी का मिसमैच है। तो जो बांस से एथेनॉल बन रहा है, टेक्नोलॉजी भारत सरकार को इंपोर्ट करके और किसानों को और किसानों के ग्रुप्स को
जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करना चाहिए, हम्म। ताकि जो बिचौलिए हैं उनके चंगुल में फंसने का जरूरत ना पड़े। प्रोफेसर साहब, क्योंकि वो जो सवाल मैंने आपसे किया था कि बहुत सारी असीमित संभावनाओं के बावजूद भी हम अभी भी पीछे हैं, निर्यात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। क्या इसके पीछे हम कारण ये कहें कि किसानों के साथ साथ सरकार ने भी अभी तक बांस की खेती को सिर्फ एक व्यवसायिक दृष्टि से ही देखा है, उसे सिर्फ उसी नज़रिए से समझने की कोशिश की है? हाँ, सरकार का दिक्कत ये है कि ग्राउंड पे वो काम नहीं होता है। पॉलिसी में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, लेकिन वो लेकिन जो मिलता ग्राउंड नहीं पे है। जैसे वो 120 रुपए आपने वो कहा था, 120 प्रति पौधे जो उन्हें मिलनी जी। चाहिए अर्थ है। हाँ जी। हाँ हाँ, क्योंकि ये 3 साल बाद में प्रोडक्शन देगा, तो 3 साल में किसान जो इसमें मजदूरी कर रहा है, खर्चा लगा रहा हाँ। है, पानी दे रहा है, हम्म। एफर्ट कर रहा है, उसके हम मान के चलते हैं कि 240 रुपया पर प्लांट खर्चा आएगा। तो हम्म। इसमें से आधा सरकार ने वादा किया है कि हम 120 रुपया किसान को देंगे, और हम्म। 120 रुपया किसान अपनी जेब हम्म। से खर्च करेगा। तो हम्म। वो 120 रुपये अगर किसान को मिलने चालू हो जाएं, तो बहुत बड़ी संख्या में किसान इस पौधे को अडॉप्ट करेंगे, और ये बहुत बड़े लेवल में जंगल बन जाएंगे। और जहां पे बांस के जंगल होंगे, वहां पे इंडस्ट्री अपने आप खींची चली आती है। हम्म। ठीक है। क्योंकि अभी प्रोग्राम को भी अंत करने का समय है प्रोफेसर साहब, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तमाम हमने एंगल से इस पर बात हमने की है, इसकी पैदावार से लेकर अभी तक की कि आगे भी धरातल पर क्या कुछ करने की जरूरत है। एक सवाल जो रह गया कि वो है बंजर भूमि से जुड़ा हुआ। कृषि विभाग बंजर भूमि पर बांस की खेती पर अभी फिलहाल कितना ध्यान दे रही है? अभी क्या सिचुएशन है इसको लेकर, क्या आप समझते हैं इसे लेकर? देखिए, कृषि विभाग का दिक्कत ये आ रहा है कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि बांस को हम फॉरेस्ट्री के अंडर रखेंगे, कृषि के अंडर रखेंगे, जी। बागवानी के अंडर रखेंगे। हाँ। इसका पहले तो विभाग तय हो जाए, फिर हर स्टेट का नोडल ऑफिसर तय हो जाए, हाँ। फिर वो इसके लिए फंडिंग देना चालू कर दें। और फंडिंग पहले देना चालू करें। अब क्या कर रहे हैं कि कुछ स्टेट में फंडिंग मिल भी रही है, तो पहले आप पौधे लगाइए, उसके बाद में हम आपको 60 रुपीज, फिर 30, फिर 30 ऐसे करके देंगे। ठीक तो है। उनको करना ये चाहिए कि पहले किसान को उसके खाते में चाहे 30 रुपया पर प्लांट ही डालें, लेकिन डाल दें, तो अच्छा। फिर वो पौधे लगा लेगा। और बंजर भूमि वाला विकास का जो आप मॉडल की बात कर रहे हैं, वो सबसे अच्छा इसके लिए हम बना सकते हैं। जैसे हम्म। रेतीली जमीनें हैं, सिल्ट वाली जमीनें हैं, जल हम्म। भराव वाली जमीनें हैं, बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जहाँ पे कूड़ा कचरा बहुत पड़ा रहता है, ठीक है। या ऐसी जमीनें हैं जो बॉर्डर एरिया के नजदीक हैं। तो सब जगह पे बांस लगा के उनको डेवलप किया जा सकता है। स्टार्टिंग में वहां पे ड्रिप इरिगेशन करना पड़ सकता है अगर बंजर भूमि है तो, या आप किसी भी तरीके से उसको लगभग 2 साल पानी दे दें, उसके बाद उसकी कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं है। वो हम्म। जमीन को भी पूरी तरह ऑर्गेनिक अपने आप कर लेता है बैम्बो। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो हमारी बंजर भूमि है उनको आइडेंटिफाई करके और उसमें बांस के पौधे लगा देने चाहिए, और उसके लिए किसानों को और उस कम्युनिटी को जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए जो उसके ऊपर निर्भर करती है। जैसे राजस्थान का एक मॉडल अगर हम बात करें, हाँ तो हाँ। लापोरिया गांव है जिसमें चौका विधि से वो बहुत किस्म के पेड़ पौधे उगा रहे हैं। तो अच्छा। अगर उसमें उनको बांस के पौधे उगाने के लिए दे दिया जाए तो कमाल कर सकते हैं वो किसान। बिना हम्म। पानी के, बरसात के पानी से ही मात्र वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे पास झज्जर, रोहतक, सोनीपत, इस एरिया से फोन आते हैं कई बार कि उनकी जमीनें बर्बाद हो चुकी हैं जल भराव के कारण, और वहां पे बहुत ही ज्यादा नमक आ चुका है उसमें। हम्म। तो वहां पे भी हमने बांस के पौधे लगाए तो चल रहे हैं परफेक्टली, क्योंकि बांस को हमने लगभग 7.5 से 8,000 TDS का जो खारा पानी होता है, जो बहुत ही खारा पानी है, अच्छा। उसमें टेस्ट करके देखा और बढ़िया से चल रहा है। ओके। तो इसको खारे पानी से, जल भराव से या कम जल से कोई दिक्कत नहीं है। ये एक घास की वैरायटी है, एक बार लगा देंगे तो सालों तक ये चलती रहेगी। हम्म। मेरा आखिरी सवाल प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप ग्राउंड पर ज़्यादा रहते हैं और ऐसे में आपको अगर रियलिटी जानना चाहें तो अभी तक बांस की खेती का क्या वाकई जो एक बेहतर भाव है वो किसानों के साथ या फिर उन लोगों को मिल रहा है जो लोग बांस की खेती कर रहे हैं, या फिर ऐसा क्या किया जा सकता है कि उन्हें बेहतर भाव जो है वो बांस का मिल सके? इसके लिए सिंपल चीज ये है कि एक तो पहले ज्यादा से ज्यादा बांस हो, क्योंकि हमारे पास है बहुत कम। और ठीक है। फिलहाल क्या हो रहा है कि जो बड़े किसान हैं वही अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके बांस लगा पा रहे हैं, जो छोटे किसान हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं। योगदान तो नहीं। उनको हाँ। थोड़ा अच्छा। फंडिंग मिल जाए
ओके। उसके बाद में जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, और 20-50 हजार रुपए से लेके और 10-20 लाख रुपए तक इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकती हैं, हर खेत में डेवलप हो सकती है। बस सरकार को चाहिए कि इसका कलेक्शन सेंटर बनाए और किसानों से मटेरियल खरीद के मार्केट में उनको बेचने के लिए प्रबंध कर दे। और एक्सपोर्ट भी इसका बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो पैदा होने से मरने तक जो भी काम होता है, जितने भी हम इस्तेमाल करते हैं, सब में बांस का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, जो भी आप बना रहे हैं, सब में बांस का प्रयोग होता है। ठीक। और आप इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि आपको प्रोसेसिंग अच्छा करना है और सरकार मशीनों पे सब्सिडी दे और इंडस्ट्री लगाने के लिए किसानों को थोड़ा हेल्प करे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमसे जुड़ने के लिए, इस विषय पर तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सीधे तौर पर आजीविका, रोजगार, इन सबको यदि बढ़ावा देना है तो काम किए जाने की जरूरत है। एक बार फिर से कहेंगे, एक फोकस्ड प्लान की जरूरत, क्योंकि प्लान तो आ रहे हैं, मिशन तो आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका असर कितना, क्या वाकई एक पॉजिटिव आउटकम निकल भी रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार के तमाम मिशन से कहीं ना कहीं एक ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको फिर से जीवित करने की आज जरूरत है। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए उद्देश्य, मकसद तो बहुत है, लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट करना और अच्छे से इंप्लीमेंट करना ये आज के समय की जरूरत है। अब हैशटैग बैम्बू फार्मिंग पर आज तो हमने बात की, लेकिन बैम्बू फार्मिंग अभी फिलहाल जिसका चलन बहुत ज्यादा भारत में निरंतर बढ़ रहा है, उससे उम्मीद यही की जा सकती है कि आयात पर अभी तक निर्भर, लेकिन व्यवसायिक एंगल पर देखने की वजह से ही अब तक सिर्फ असीमित संसाधनों की वजह से हम यहां तक सीमित रहे। लेकिन अब जरूरत है कि आयात से ट्रांसफर होकर वहां से शिफ्ट होकर अब निर्यात पर भी असर इसका पड़े, निर्यात पर ज्यादा भारत का फोकस हो। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही, लेकिन प्रोग्राम का ये कैसा लगा, ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर। फिलहाल इजाजत लेंगे, नमस्कार।